का चैप्टर दैट इज़ 9 फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन चल रहा था। ठीक है ना, कल स्टार्ट किया था इस चैप्टर को, आज इसको प्रोसीड करते हैं आगे की तरफ। ठीक है ना, सबसे पहले कल आपको कहा था कि हमारा चैप्टर किस तरह से प्रोसीड करेगा, हमारा चैप्टर किस तरह से कंप्लीट होगा। ठीक है ना, उसके बाद बताता है आपको कि फोर्स क्या होता है, फोर्स किसको बोलते हैं। ठीक है ना, कल आपको ये बताया गया था फोर्स के इफ़ेक्ट क्या होते हैं, कि क्या इफ़ेक्ट हमारे फोर्स शो कर सकती है, यानी कि अगर हम किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगा दें तो हमें किस टाइप के रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं, वो उसके बारे में आपको बताया गया था। ठीक है ना, फिर उसके बाद आपको बताता है कि हमारे फोर्स कितने टाइप के हो सकते हैं या फिर कितने टाइप के हमारे फोर्सेस होते हैं। ठीक है ना, आपको बताता है बैलेंस फोर्स होती है और एक अनबैलेंस फोर्स होती है। बैलेंस फोर्स के इफेक्ट क्या हो सकते हैं और अनबैलेंस फोर्स के इफेक्ट क्या हो सकते हैं, ये सब चीज़ हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। ठीक है ना, उसके बाद हमने डिस्कशन तो इसका भी कर चुके थे, लेकिन एक बार हम फिर देख लेते हैं। ठीक है ना, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कि फ्रिक्शन फोर्स किसको बोलते हैं, क्या होता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है ना, जब भी कोई दो बॉडीज़ एक दूसरे के ऊपर मूव करती हैं, जब भी कोई दो बॉडीज़ एक दूसरे के ऊपर मूव करती हैं, तो उन दोनों बॉडीज़ के बीच में, यानी कि जो कांटेक्ट सरफेस होती है, दोनों बॉडीज़ की जो टचिंग सरफेस होती है, उनके बीच में एक फोर्स लगनी स्टार्ट हो जाती है, जो क्या करती है उस बॉडीज़ के मोशन का अपोज करती है। क्या करती है, उन दोनों बॉडीज़ के मोशन का अपोज करती है। उस फोर्स को क्या नाम बोलते हैं, फ्रिक्शन फोर्स। क्या नाम बोलते हैं उसको, फ्रिक्शन फोर्स। क्या आपने कभी कोई महसूस किया फ्रिक्शन फोर्स को? बिल्कुल। जब आप कहीं भी चलते हैं, जब आप वॉकिंग करते हैं, रनिंग करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो जब आप अपने शूज़ को देखते हैं, आज देखना इस वीडियोज़ को कंप्लीट करने के बाद, जब आप चलते हैं तो चलने के टाइम आप करते क्या हैं, अपने शूज़ से या फिर अपने कह सकते हैं लेग से आप क्या कर रहे हैं, उस अर्थ को पीछे की तरफ पुश कर रहे हो। क्या कर रहे हो, आप पीछे की तरफ पुश कर रहे हो, जिस कारण आप क्या कर पा रहे हो, इन दोनों को, यानी कि आपके लेग या फिर कह सकते हैं आपके शू के बीच में और सरफेस के यानी कि अर्थ के बीच में एक फ्रिक्शन लग रही है। ठीक है ना, एक फोर्स लग रही है जो जिस कारण आप मूव कर पा रहे हो। ठीक है ना, उस फोर्स को क्या नाम देते हो आप, फ्रिक्शन। या फिर फॉर एग्जांपल आप क्या काम करो, अपने दोनों हैंड्स को रब करना स्टार्ट कर दो एक दूसरे से। जैसे सर्दियों में करते हैं ना आप, जब आपको ठंड लगती है दोनों हैंड को रब करना स्टार्ट करो, तो होगा क्या, जब वे दोनों हैंड्स एक दूसरे से रब करोगे तो क्या कर रहे हो आप, उसके अंदर दोनों बॉडीज़ यानी कि पहले वाला हैंड और दूसरा वाला हैंड एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आ गए। ठीक है ना, जिस कारण उन दोनों के बीच में एक फोर्स प्रोड्यूस हो जाएगी और उस फोर्स को क्या नाम देते हो आप, फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है ना, फ्रिक्शन फोर्स अगर ना हो, अगर हमारी कह सकते हैं यूनिवर्स में फ्रिक्शन फोर्स जैसी कोई चीज़ ना हो, तो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते क्या हो सकता है। अगर फ्रिक्शन ना हो ना, तो आप चल नहीं पाओगे। क्यों नहीं चल पाओगे, अगर आप फ्रिक्शन ना हो, फॉर एग्जांपल फ्रिक्शन फोर्स ना हो, तो क्या आप अर्थ को या फिर कह सकते हैं ज़मीन को पीछे की तरफ पुश कर पाओगे। जब ज़मीन को आप पीछे की तरफ पुश नहीं करोगे तो क्या होगी, कह सकते हैं अर्थ आपको आगे की तरफ पुश नहीं करेगी, जिस कारण आप चल नहीं पाओगे। या फिर अगर आप चल पड़े, एक बार आपको किसी ने कह सकते हैं फोर्स से पुश कर दिया और आप चल पड़े, तो आप कभी रुक नहीं पाओगे। क्यों नहीं रुक पाओगे, क्योंकि कोई रोकने वाली चीज़ ही नहीं है, क्योंकि फ्रिक्शन ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको चलने में मदद करती है और रुकने में मदद करती है। ठीक है ना, अगर फ्रिक्शन ना हो तो जो चीज़ एक बार चल चुकी वो हमेशा चलती रहेगी, कभी भी रुकेगी नहीं, और जो एक बार रुक चुकी वो हमेशा रुकी रहेगी, वो चली जाएगी। समझ पा रहे हो, या चलेगी भी तो उसको स्टार्टिंग करने में हमें फोर्स लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो अगर फ्रिक्शन ना हो, तो आपको चलने में दिक्कत आएगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूँ, आपने देखा होगा जब आपका फ्लोर वेट रहता है यानी गीला होता है, तो आप फिसल जाते हो। क्यों फिसलते हो, क्योंकि जब आपका फ्लोर वेट होगा तो होगा क्या, आपकी फ्लोर के बीच में और आपके शू के बीच में एक मटेरियल आ गया, और उस मटेरियल का नाम क्या है, पानी। वाटर ही तो है, उन दोनों के बीच में क्या आ गया, वाटर आ गया, जिस कारण आपके शू के बीच में लगने वाली फ्रिक्शन फोर्स और अर्थ के बीच में लगने वाली फ्रिक्शन फोर्स क्या होगी, रिड्यूस हो गई, जिस कारण आपका पैर फिसल गया। सिंपल सी बात है भाई, एक जो फोर्स लग रही थी, जो आपको चलने का बोझ कर रही थी, वो क्या होगी, ख़त्म हो चुकी। तो आप कह सकते हैं जैसे ही आप चलने की कोशिश करोगे आपका पैर फिसल जाएगा। क्यों, क्योंकि वहाँ पर रोकने के लिए जो फोर्स थी वो फोर्स तो रही नहीं, जिसको हमने क्या नाम था, फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है ना, जैसे कि आपको डायग्राम में दिख भी रहा है कि अगर हम एक बॉक्स ले लें, ये सिंपल आपको बॉक्स देखा है ब्लू कलर का, और इसको इधर राइट की तरफ मूव करना स्टार्ट कर दें, तो जिस दूसरी जो हमारी फ्लोर है, जैसे नीचे ग्रीन कलर का फ्लोर दिखा रखा है, वो फ्लोर क्या करेगा, उसके चलने का अपोज करेगा। और कैसे करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा देगा। जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हो ना, उसको मूव कराने के लिए पुशिंग फोर्स लगाओगे, उसके हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा देगा, और उस फोर्स का नाम क्या दोगे, फ्रिक्शन फोर्स। क्या नाम दोगे, फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है,
आज हम इस चैप्टर में लॉज की तरफ पढ़ेंगे, यानी कि लॉ ऑफ मोशन की तरफ मूव करेंगे, ठीक है ना। वन बाय वन हम अपने लॉज पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लॉ की। लॉज जो हमारे मोशन क्या है, उनकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी, क्या कॉन्सेप्ट था, ठीक है ना। तो हमारे एक साइंटिस्ट थे गैलीलियो गैलीली, ठीक है। उन्होंने क्या कहा था कि अगर कोई बॉडी मूव कर रही है किसकी, एक कांस्टेंट स्पीड के साथ, अगर कोई बॉडी हमारी मूव कर रही है कांस्टेंट स्पीड के साथ, और उसके ऊपर कोई हमने एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाई, कोई भी बाहर से कोई फोर्स नहीं लगा रहे हो, कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं है, कोई फोर्स नहीं है, तो वो बॉडी हमेशा ही हमेशा क्या करती रहेगी, मूव करती रहेगी, चलती रहेगी हमेशा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने एक कह सकते हैं बॉल ली, या फिर एक वुडन का ब्लॉक लिया, और उसको आपने फोर्स लगा के आगे की तरफ पुश कर दिया, और कोई भी फ्रिक्शन फोर्स ना हो, कोई भी एयर रेसिस्टेंस ना हो, एयर का कोई भी कह सकते हैं रुकावट ना हो, कुछ ना हो, बिल्कुल सब चीज़ फ्री हो, कोई फ्रिक्शन फोर्स ना हो, कोई किसी भी टाइप की कोई फोर्स ना हो, तो वो ब्लॉक कभी भी रुकेगा नहीं, वो हमेशा चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, इनफाइनाइट टाइम तक चलता जाएगा, ठीक है ना। तो गैलीलियो गैलीली एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने यही एक स्टेटमेंट दी थी। क्या स्टेटमेंट दी थी कि अगर कोई बॉडी हमारी कांस्टेंट स्पीड से चल रही है और उसके ऊपर आपने कोई भी फोर्स नहीं लगाई, ना फ्रिक्शन फोर्स, ना कोई भी अनबैलेंस फोर्स, ना बैलेंस फोर्स, कोई फोर्स नहीं लगाई, तो वो बॉडी क्या करेगी, हमेशा चलती रहेगी, वो कभी भी रुकेगी नहीं, ठीक है ना। क्या प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल है? क्या आपको जनरल लाइफ में ऐसा पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल नहीं है। जो बॉडी एक बार चल पड़ी वो कभी ना कभी रुकती जरूर है, ठीक है ना। तो हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में कोई ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक आइडियल कंडीशन है, हाइपोथेसिस यानी कि कल्पना है, मानी गई है कि ऐसा हो सकता है, ठीक है ना। अगर आप स्पेस में चले जाओगे, वहाँ पर कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, कोई फ्रिक्शन नहीं है, कुछ नहीं है, तो वहाँ पर अगर एक बॉडी चल पड़ी तो चलती रहेगी, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ पर कोई रोकने वाली चीज़ तो है ही नहीं, ठीक है ना। तो ये सब कह सकते हैं प्रैक्टिकली एप्लीकेबल हमारी अर्थ पर तो नहीं है, ठीक है ना, लेकिन हाँ अगर आप स्पेस में चले जाओगे तो ये आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे कुछ लॉज ऑफ मोशन की। जैसे कि आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में बताया गया था, हमें 3 लॉ पढ़ने हैं इसके अंदर, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन और न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। जो गैलीलियो गैलीली की स्टेटमेंट जो भी आपको बताई गई है, जो स्टेटमेंट दी थी, उस स्टेटमेंट को कंसिडर करते हुए ही न्यूटन साहब को कुछ आइडियाज़ आए थे, और उन्होंने उस स्टेटमेंट का यूज़ किया और अपने कुछ लॉ बना लिए, कुछ नियम बना दिए, जो हमारे आपके सामने 3 लॉ है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। अब फर्स्ट लॉ क्या बोलता है? फर्स्ट लॉ ये बोलता है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है, ध्यान सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर कोई बॉडी, न्यूटन फर्स्ट लॉ बता रहा हूँ क्या होता है न्यूटन फर्स्ट लॉ। न्यूटन फर्स्ट लॉ ने ये कहा था कि अगर कोई बॉडी हमारी रेस्ट में है, यानी कि रुकी हुई है, तो वो हमेशा रेस्ट में रहेगी। कब तक? जब तक कि आप उसके ऊपर कोई भी एक एक्सटर्नल फोर्स, यानी कि बाहर से कोई फोर्स ना लगाएं, ठीक है। या फिर अगर कोई बॉडी मोशन में है, तो वो हमेशा मोशन में रहेगी। कब तक? जब तक कि उसके ऊपर बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाए। सिंपल सी बात है। तो क्या मतलब है? न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ने ये कहा था कि अगर कोई बॉडी हमारी किसी भी स्टेट में है, अगर कोई बॉडी हमारी किसी भी स्टेट में, स्टेट हो सकता है वो मोशन की स्टेट हो और हो सकता है रेस्ट की स्टेट हो, कोई सी भी स्टेट है, तो अगर कोई बॉडी हमारी किसी भी स्टेट में है, तो वो हमेशा उसी स्टेट में रहना चाहेगी। कब तक? जब तक कि आप उसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स ना लगाएं, जब तक कि आप उसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स ना लगाएं। हालांकि मैं एग्जांपल आपको देता हूँ, इससे कोई रिलेशन तो इस एग्जांपल का नहीं है, लेकिन समझने के लिए समझ सकते हैं, ठीक है। अगर आपको पढ़ने के लिए फोर्स ना लगाई जाए, फॉर एग्जांपल आप सुबह उठे, नहाए धोए, फ्रेश हुए और जाके टीवी के सामने बैठ गए, ठीक है ना, रेस्ट पोजीशन में टीवी के सामने बैठ चुके हैं, ठीक है। और जब तक कि आपकी मदर या फादर या फिर कोई भी ब्रदर या सिस्टर आपके पास ना आए और आपको डांट फटकार ना लगाए कि पढ़ लो या समथिंग जो भी है, ठीक है ना, कोई किसी काम को करने के लिए आपको ना कहा जाए, तो आप करोगे नहीं उससे पहले, ठीक है ना। तो यानी कि आपकी पोजीशन, अगर आपने सुबह नहा धोने के बाद टीवी के सामने रेस्ट पोजीशन में बैठ गए, तो आप रेस्ट में ही रहोगे। कब तक? जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स आके आपके ऊपर ना लगा दे, ठीक है ना। एक्स्ट्रा फोर्स मतलब कि आपको डांट दे या फिर समथिंग कुछ भी आपको कहे ना, ठीक है ना। तो जब तक कोई बंदा एक्सटर्नल फोर्स आपके ऊपर नहीं लगाएगा, जब तक आप स्टेट कैसी रहोगे? रेस्ट की पोजीशन में रहोगे। समझ पा रहे हो? तो हालांकि ये एग्जांपल इससे रिलेटेड नहीं है, लेकिन आप फिर भी इसको याद करने के लिए समझ सकते हैं इस टाइप का, ठीक है। कोई डाउट यहाँ तक? अच्छा, अब आपके माइंड में ये बात आ रही होगी कि सर अगर कोई हमारी बॉडी मोशन में है, तो बॉडी मोशन में रहेगी, अगर हम उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स न लगाएं, इसका मतलब तो ये होगा कि सर अगर हमने एक बॉल को किक कर दिया,
और उस बॉल को हमने आगे से मतलब उस बॉल को किक करने के बाद कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाई, तो बॉल तो हमेशा चलती रहनी चाहिए, फिर रुकती क्यों है? तो एक बात बताओ, जब आप बॉल को किक करोगे तो बॉल कहाँ पर चल रही है? सरफेस के ऊपर, यानी कि आपकी अर्थ के ऊपर, ठीक है ना, आपका फ्लोर के ऊपर। और फ्लोर और बॉल के बीच में कौन सी फोर्स लग रही होगी? फ्रिक्शन फोर्स। तो एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे कौन है? फ्रिक्शन फोर्स। तो फ्रिक्शन फोर्स उसको रोकना स्टार्ट कर देगी, इसी वजह से बॉल क्या होगा, कुछ टाइम बाद रुक जाएगी। समझ पा रहे हो? तो उन्होंने स्टेटमेंट में ये बोला था कि कोई भी एक्सटर्नल फोर्स ना हो, कोई भी, तो यहाँ पर कौन काम कर रही है? फ्रिक्शन फोर्स काम कर रही है, तो इसलिए प्रैक्टिकली पॉसिबल ये नहीं है, ठीक है ना। समझ में आया? एक्सप्लेनेशन में यही बोला गया जो मैंने भी आपको बताया कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, और अगर कोई बॉडी मोशन में है तो मोशन में रहेगी। कब तक रहेगी? जब तक कि उसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स ना लगाई जाए, ठीक है। ये सिंपल सिर्फ इस एक्सप्लेनेशन में यही बताया गया है, ठीक है। कुछ इससे हमारी टर्म्स निकल के आई हैं, इस लॉ से हमारी कुछ टर्म निकल के आई हैं। दैट इज़ फर्स्ट आई है हमारी मास और इनर्शिया। मास तो आपको पता ही है, मास क्या होता है? कोई भी बॉडी है, उस बॉडी के अंदर कितना मटेरियल फिल है, कितना मटेरियल उसके अंदर भरा हुआ है, उसको तो मास बोलते हो। फॉर एग्जांपल आपकी बॉडी है, आपकी बॉडी के अंदर कितना मटेरियल भरा हुआ है, कितना आपके मसल्स हैं, कितनी बोन्स हैं, कितना समथिंग जो भी मटेरियल आपकी बॉडी के अंदर फिल हुआ हुआ है, उसी को तो आप मास बोलते हो, ठीक है। तो मास तो सिंपल हमारा क्या है, किसी भी बॉडी के अंदर कितना मटीरियल है उसको तो हमने मास बोल दिया। अब बात करते हैं कि इनर्शिया क्या है। आज पहली बार सुना होगा आपने कि इनर्शिया क्या है, ठीक है ना। तो इनर्शिया क्या होता है, देखो सुनो, इनर्शिया है क्या। इनर्शिया की अगर मैं बात करूँ तो हमारी इनर्शिया सिंपल एक प्रॉपर्टी है, इंट्रेंसिक, यानी कि उसकी किसी भी बॉडी के अंदर अंदरूनी प्रॉपर्टी है। क्या प्रॉपर्टी है? कि वो बॉडी जिस स्टेट में है वो हमेशा उसी स्टेट में रहने की उसी स्टेट में रहना चाहेगी, अपनी स्टेट को चेंज नहीं करने को, मतलब कह सकते हैं अगर कोई बॉडी हमारी है, फॉर एग्जांपल आपने एक वुडन का ब्लॉक लिया, उस ब्लॉक को आपने एक डेस्क के ऊपर रख दिया, ठीक है। तो उस डेस्क उस ब्लॉक के अंदर एक ऐसी प्रॉपर्टी है, एक ऐसी क्वांटिटी है जिसको हम इनर्शिया बोलते हैं, कि वो उस इनर्शिया के कारण अगर आपने आज रखा है तो 10 साल बाद भी वहीं रखा रहेगा, जब तक कि आप उसको आगे वहाँ से मूव नहीं करोगे, ठीक है। तो इनर्शिया क्या है? इनर्शिया एक ऐसी इंट्रेंसिक प्रॉपर्टी, यानी कि अंदरूनी प्रॉपर्टी, कह सकते हैं कि इंट्रेंसिक ऐसी प्रॉपर्टी है जिस कारण बॉडी जिस स्टेट में है वो उसी स्टेट में रहना चाहेगा, वो डिस्टर्ब नहीं होगा अपनी स्टेट से, ठीक है ना। तो ये क्या है? एक इनर्शिया, यही एक हमारा क्या होती है, जो एक वो इंटरनल प्रॉपर्टी है, उसी को हम क्या बोलते हैं? इनर्शिया। क्या मतलब कि अगर कोई आपने वुडन का ब्लॉक लिया और उसको एक डेस्क पे रख दिया, ठीक है, तो उस वुडन के ब्लॉक में एक ऐसी इंट्रेंसिक प्रॉपर्टी जिसको आप इनर्शिया बोल रहे हो, जिस कारण वो ब्लॉक आज भी रखा हुआ और 10 साल बाद भी वहीं रखा रहेगा, अगर आप उसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाओगे, ठीक है। तो जो वो प्रॉपर्टी है जिस कारण वो बॉडी अपनी स्टेट में एज इट इज़ रहना चाहेगा, डिस्टर्ब नहीं होना चाहेगा, उस प्रॉपर्टी को क्या नाम बोलते हो? इनर्शिया। क्या नाम बोलते हो? इनर्शिया बोलते हो। इनर्शिया जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास के, जितना ज़्यादा मास उतना ज़्यादा इनर्शिया, जितना ज़्यादा मास उतना ज़्यादा इनर्शिया। क्या मतलब है? फॉर एग्जांपल आपने एक वुडन का ब्लॉक लिया 2 kg का, 2 kg का आपने वुडन का ब्लॉक लिया, एक दूसरा ब्लॉक लिया 2000 kg का। कितना? 2000 kg, यानी कि पहले वाले का मास 2 kg, दूसरे वाले का मास 2000 kg। तो पहले वाले का इनर्शिया ज़्यादा होगा या दूसरे वाले का इनर्शिया ज़्यादा होगा? इनर्शिया मतलब कि पहले वाले को आप आसानी से अपनी स्टेट से चेंज कर दो, क्या दूसरे वाले को स्टेट से चेंज करने में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी? सिंपल सी बात है, दूसरे वाले को जिसका मास ज़्यादा उसका इनर्शिया ज़्यादा, पर जिसका मास ज़्यादा होगा उसका इनर्शिया ज़्यादा होगा, और जिसका इनर्शिया ज़्यादा होगा उसको उसकी स्टेट से चेंज करने में उतनी मेहनत करनी पड़ेगी। सिंपल सी बात है भाई, ठीक है ना। तो जितना ज़्यादा मास उतना ज़्यादा इनर्शिया। कोई डाउट यहाँ तक? तो मास इनर्शिया किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? मास के। जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा इनर्शिया होगा। ये लिखा हुआ ना, ये रहा, द इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी मास, ठीक है। जैसे जैसे मास बढ़ेगा वैसे वैसे उस बॉडी का इनर्शिया बढ़ेगा, जैसे जैसे मास घटेगा वैसे वैसे उस बॉडी का इनर्शिया घट जाएगा, ठीक है ना। इसी वजह से आपको एक हैवी ब्लॉक को चलाने में ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ती है एज़ कम्पेयर टू द लाइटर वन। अगर आप एक हैवी ब्लॉक को चलाने की कोशिश करोगे तो आप उसका मास ज़्यादा होने की वजह से उसका इनर्शिया ज़्यादा, जिस कारण आप उसकी स्टेट, जो रेस्ट की स्टेट है, उसको चेंज करने में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। ऐसे सिंपल एक बात कर लेते हैं, आप एक सिंपल प्लास्टिक की बॉल को कैच कर रहे हो,
और एक जो हमारी बॉल आती है जिससे हमारा इंटरनेशनल मैच होते हैं, मैचेस होते हैं, एक उसको कैच करने की कोशिश करता है। तो जरा एक बात देख सोच के बताओ, किसको कैच करने में ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी? सिंपल जो हैवी वाली बॉल होगी। क्यों? क्योंकि जो हैवी बॉल है उसका इनर्शिया, उसका मास ज़्यादा है, उसका मास ज़्यादा होने के कारण उसका इनर्शिया ज़्यादा है, जिस कारण वो बॉल हमारी जो मोशन में है उसको रोकने में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी एज़ कम्पेयर टू द प्लास्टिक वाली बॉल की कंपेयर में। ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक? तो अगर हम बात करें इनर्शिया की, तो इनर्शिया को सिंपल टर्म में क्या कह सकते हैं? इनर्शिया एक ऐसी टेंडेंसी है, एक ऐसी कह सकते हैं इच्छा है उस बॉडी की, जिस कारण से वो बॉडी अपनी स्टेट को चेंज करने को, मतलब कह सकते हैं अपनी स्टेट को चेंज नहीं कर रही है। अगर वो रेस्ट में तो रेस्ट में रहना चाहेगी, मोशन में तो मोशन में रहना चाहेगी। वो अपनी बॉडी की स्टेट को चेंज नहीं करना चाहेगी। उस जिस वजह से वो नहीं करना चाहेगी, उस प्रॉपर्टी को आप क्या नाम बोलोगे? इनर्शिया। क्या नाम बोलोगे? इनर्शिया। कोई डाउट यहाँ तक? ठीक है ना? अच्छा, अब फर्स्ट लॉ, देखो स्टूडेंट्स, अब हम जरा इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि हमारे डेली लाइफ में हमें न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहाँ पे एप्लीकेबल होता है। ठीक है ना? जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा जब आप किसी भी एक बस में ट्रैवल करते हैं, ठीक है ना, फॉर एग्जांपल एक बस है, इमेजिन करते चले जाओ, ठीक है ना, माइंड में अपना एक पिक्चर बनाते स्टार्ट कर दो। ठीक है ना? आप एक बस में खड़े हुए हैं, स्टैंडिंग पोजीशन पे हैं, बस भी हमारी क्या है? रेस्ट पोजीशन पे, और आप भी बस के अंदर एक स्टैंडिंग पोजीशन में, रेस्ट पोजीशन में खड़े हुए हैं। लेकिन क्या हुआ, एकदम सडनली बस ने स्टार्ट हुई और आगे की तरफ चल पड़ी। ठीक है? तो आप क्या होता है, आपने देखा होगा कि आपकी बॉडी पीछे की तरफ गिरती है। ठीक है ना? तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि पहले जो हमारी बस थी वो किस में थी? रेस्ट की पोजीशन में थी, जिस कारण आपके लेग जो बस के सरफेस से कनेक्ट है वो भी क्या है? रेस्ट पोजीशन पे हैं। लेकिन जैसे ही बस ने स्टार्ट किया तो बस ने क्या किया? अपना मोशन आगे की तरफ स्टार्ट किया, आपकी लेग ने भी आगे की तरफ मोशन स्टार्ट किया बस के साथ। लेकिन जो आपकी अपर बॉडी है वो क्या है? इनर्शिया के कारण क्या होगी? रेस्ट में रहना चाहिए। क्योंकि इनर्शिया क्या है? इनर्शिया यही तो होता है कि हमारी वो बॉडी जिस स्टेट में उसमें रहना चाहिए। तो आपकी अपर बॉडी किस में थी? किस स्टेट में थी? रेस्ट में थी। तो रेस्ट में रहना चाहेगी, लेकिन उसको क्या होगा? एकदम चेंज होना पड़ेगा। ठीक है ना? इसी वजह से आपको क्या लगेगा? एकदम जर्क लगेगा पीछे की तरफ। ठीक है? ऐसे ही सिमिलरली क्या होता है जब आप फॉर एग्जांपल एक बस चल रही है, नॉर्मल स्पीड चल रही है, और एकदम ड्राइवर ने सडनली ब्रेक लिए, तो क्या होता है? आपकी बॉडी आगे की तरफ गिरती है, आगे की तरफ फॉल होती है। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसीलिए होता है जब हमारी कोई बस चल रही है, ठीक है, तो बस मोशन में है, जिस कारण जो आपके लेग हैं जो बस के सरफेस से कनेक्ट हैं वो भी मोशन में है। लेकिन जब बस ने आपकी पूरी बॉडी मोशन में है, ठीक है ना, लेकिन जब बस ने क्या किया? एकदम सडनली ब्रेक लिए तो बस किस पोजीशन में आ गई? रेस्ट में आ गई, जिस कारण बस के साथ आपके जो लेग्स हैं वे भी रेस्ट में आ गए, लेकिन अपर बॉडी किस में थी? मोशन में, जिस कारण हमारी क्या होगी? अपर बॉडी को जर्क लगेगा और एकदम आगे की तरफ मूव करेगी। ठीक है ना? सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ही आप क्या नाम, नीचे कैरम बोर्ड का एग्जांपल दिया हुआ, जब आप स्ट्राइकर को स्ट्राइक करते हैं, आपकी जो कह सकते हैं जो पाइल होते हैं, यानी कि जो कॉइन्स होते हैं, जब आप उनको स्ट्राइक करते हैं तो आपने देखा होगा कि जो नीचे वाली जो कह सकते हैं कॉइन है वो आगे की तरफ मूव कर जाता है, बाकी जो सारी कॉइन्स एक दूसरे के ऊपर रखे थे वो वहीं वर्टिकली गिर जाते हैं। ठीक है ना? वो भी सेम सिंपल इसी वजह से होता है। ठीक है? इस दो चार एग्जांपल दिए हुए हैं, सिंपल हैं, बहुत ईजी हैं, पढ़ के देख लीजिएगा। अगर कोई डाउट हो फिर भी तो आप पूछ सकते हैं।